हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 125 सीआरपीसी के विषय में, जिसमें बताया गया है पत्नी, संतान या माता पिता के भरण पोषण के आदेश के विषय में। तो वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें पत्नी, संतान या माता पिता भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं, और भरण पोषण किससे प्राप्त करेंगे, और किन परिस्थितियों में भरण पोषण का आदेश नहीं दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो प्लीज पूरी वीडियो देखें और बीच में स्किप ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब 125 सीआरपीसी, जिसमें बताया गया पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है, अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे वह विवाहित हो या न हो, और नंबर 3, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जिसमें विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है लेकिन शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। और इसका नेक्स्ट क्लोज है कि यदि उनके माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो ये सभी व्यक्ति, पत्नी, संतान और माता पिता, सक्षम न्यायालय में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आवेदन करेंगे। और यदि मजिस्ट्रेट के सामने यह बात साबित हो जाती है कि उस पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति ने भरण पोषण देने से उपेक्षा या इंकार किया है, तो मजिस्ट्रेट पत्नी, संतान और माता पिता के लिए भरण पोषण का आदेश, जो मासिक भत्ते के रूप में दी जाएगी, पारित कर सकता है। और साथ में यह भी आदेश पारित करेगा कि वह भरण पोषण का आदेश किस व्यक्ति को, वह भरण पोषण की धनराशि किस व्यक्ति को संदेय की जाएगी, समय समय पर यह आदेश भी मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। तो इसी का परंतु 1 कहता है कि अवयस्क पुत्री वयस्क होने तक अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, और यदि उसकी शादी हो जाती है और पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, तब भी वह भरण पोषण की धनराशि प्राप्त कर सकती है। और इसका परंतु 2 कहता है, सब क्लोज 1 का परंतु 2, के इसमें अंतरिम भरण पोषण के विषय में बताया गया है, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस। यदि केस फाइनल होने में अभी समय है और आवेदन किया जाता है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट पत्नी, संतान या माता पिता के भरण पोषण के लिए अंतरिम भरण पोषण के लिए आदेश पारित कर सकता है। और उसमें आदेश पारित करने के बाद उसमें यह भी देखा जाएगा कि वह किसको संदेय किया जाएगा, तो समय समय पर किसको संदेय करना है, यह भी आदेश पारित कर सकता है। और परंतु 3 कहता है कि अंतरिम भरण पोषण का जो प्रार्थना पत्र है, यदि विपक्षी पर तामील हो जाती है, तो उस पर विपक्षी पर तामील होने की तिथि से 60 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। यानी कि विपक्षी पर जब तामील हो गई, उसे सूचना मिल गई, तो 60 दिन के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस के लिए जो आवेदन किया गया है उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अब इसका सब क्लोज 2 बात करता है 125 सीआरपीसी का सब क्लोज 2 के जो भरण पोषण मजिस्ट्रेट ने पारित कर दिया है, वो कब से लागू होगा। तो यदि भरण पोषण का आदेश पारित करते समय आदेश में लिखा गया है कि आदेश की तिथि से भरण पोषण अदा किया जाएगा, तो वह आदेश यानी कि जजमेंट की तारीख से अदा किया जाएगा। और यदि उस आदेश में यह लिख दिया गया है कि भरण पोषण आवेदन की तिथि से अदा किया जाएगा, तो जिस दिन मेंटेनेंस के लिए यानी कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया, उसी दिन से वह मेंटेनेंस अदा किया जाएगा पत्नी, संतान या माता पिता को। और इसका सब क्लोज 3 कहता है कि आदेश जब हो चुका है और उसका अनुपालन करने में विपक्षी यानी कि पति या बच्चों ने किया है तो उनका माता पिता, और यदि माता पिता ने किया तो उनका बेटा, जिस व्यक्ति के लिए आदेश किया गया है भरण पोषण का, और वह आदेश का अनुपालन करने में उस आदेश का भंग करता है, और मजिस्ट्रेट के सामने यह बात साबित हो जाती है कि उसने आदेश का भंग किया है, तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। और उस वारंट के निष्पादन करने पर प्रत्येक मास के भरण पोषण के लिए, प्रत्येक मास का जो भरण पोषण है उसके लिए, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को प्रत्येक मास के भरण पोषण के लिए 1 मास का कारावास दिया जाएगा। और यदि उस व्यक्ति ने, जिसके खिलाफ आदेश पारित हुआ है, पहले भरण पोषण अदा कर दिया है,
तो जिस दिन भरण पोषण अदा किया है उस दिन तक के लिए उसको कारावास दिया जाएगा। यानी कि 1 मास के भरण पोषण के लिए 1 मास का कारावास, और यदि उसने भरण पोषण अदा कर दिया तो जिस दिन भरण पोषण अदा कर दिया है तो उस दिन तक के लिए उसको कारावास दिया जाएगा। तो इसका जो है परंतुक है सब क्लोज 3 का परंतुक, कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा। मतलब जो मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आदेश का भंग किया है, तब तक कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा जिस दिन वह धनराशि जो भरण पोषण के आदेश में पारित की गई है, दे हो गई है यानी कि ड्यू हो गई है, और ड्यू होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर उसको उद्ग्रहित करने के लिए या वसूली करने के लिए कोई आवेदन न्यायालय में नहीं किया गया है। यानी कि जिस दिन ड्यू हुई है वो धनराशि, उससे 1 वर्ष के अंदर न्यायालय में उसको उद्ग्रहित या वसूल करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर देना चाहिए, तभी कोर्ट वारंट जारी करेगी। और इसका सब क्लोज 3 का दूसरा परंतु कहता है कि यदि पति अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता है और पत्नी साथ रहने से इनकार करती है तो भरण पोषण के संबंध में न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि पति साथ रखना चाहता है और पत्नी साथ नहीं रहना चाहती, तो यदि उसके अलग रहने के जो आधार हैं वो न्याय संगत हैं तो भी कोर्ट आदेश पारित करेगी पत्नी को पति द्वारा भरण पोषण देने के लिए। और इसी का स्पष्टीकरण बताता है कि यदि पति ने किसी अन्य स्त्री से शादी कर ली है और या किसी को रखेल के रूप में रखता है तो पत्नी का उसके साथ रहने से इनकार करना एक न्यायसंगत आधार होगा। तो इस तरह के जो आधार है वो न्यायसंगत आधार होंगे और तब भी पत्नी को अलग रहने के बावजूद भी भरण पोषण दिया जाएगा। और सब क्लोज 4 कहता है यदि कोई स्त्री एडल्ट्री यानी जारता में रह रही है या पारस्परिक सम्मति से अपने पति से अलग रह रही है या किसी पर्याप्त कारण के बिना अपने पति से अलग रह रही है तो भी उस पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और सब क्लोज 5 कहता है 125 सीआरपीसी का सब क्लोज 5, यदि कोई पत्नी एडल्ट्री में रहती है, पारस्परिक सम्मति से अलग रहती है या फिर बिना किसी पर्याप्त कारण के अलग रहती है तो कोर्ट भरण पोषण के आदेश को रद्द कर देगी। इन आधारों पर कोर्ट यदि भरण पोषण उसे मिल रहा है तो उस आदेश को रद्द कर देगी। तो अब बात करते हैं, इसमें कुछ केस लॉ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ। एक केस है मोहम्मद अहमद खां वर्सेस साहबानो बेगम। मोहम्मद अहमद खां वर्सेस साहबानो बेगम AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट, जिस केस में बताया गया था कि जो 125 सीआरपीसी सेक्शन है वह केवल हिंदू महिलाओं पर लागू नहीं होता बल्कि सभी धर्मों की स्त्रियों पर लागू होता है, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है या किसी अन्य धर्म से संबंध रखती हैं। एक दूसरा केस आया था सविता बेन सोमभाई भाटिया वर्सेस गुजरात राज्य एंड अन्य। सविता बेन सोमभाई भाटिया वर्सेस गुजरात राज्य एवं अन्य AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में बताया गया था कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण संबंधी प्रावधान केवल वैध रूप से विवाहिता पत्नी के लिए हैं, किसी अन्य स्त्री के लिए नहीं। जो वैध रूप से विवाहिता पत्नी है केवल वही 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, अन्य कोई स्त्री नहीं। इसके अलावा एक केस आया था डॉक्टर विजय मनोहर एबर्ट बनाम काशीराम राजाराम सवई AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में बताया गया था कि माता पिता का भरण पोषण विवाहिता पुत्री भी दे सकती है, यानी कि माता पिता विवाहिता पुत्री से भी भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं यदि उस पुत्री के पास पर्याप्त साधन हैं। अपने माता पिता का भरण पोषण करने के पर्याप्त साधन उसके पास हैं तो माता पिता एक विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट केस था सबाना बानो वर्सेस इमरान खान AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें बताया गया था कि तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री 125 सीआरपीसी के अंतर्गत इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। तो दोस्तों आज हमारा 125 सीआरपीसी सेक्शन पूरा हुआ और इसमें जो संबंधित इंपॉर्टेंट केस लॉ थे मैंने वो भी बताए। तो दोस्तों अब ये काफ़ी है, पर्याप्त जानकारी है 125 सीआरपीसी के बारे में। तो अब बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।